नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफार्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और मुझे आप लोग दूसरी तीसरी बार देख रहे होंगे। मैं साइंस के लिए यहां पर हूं और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो प्यार आप लोगों ने घटना चक्र की किताबों में दिखाया और हमने सफलता के नए नए कीर्तिमान अपनी किताबों से स्थापित किए। कोई भी परीक्षा देख लीजिए आप, आरआरबी का देख लीजिए, आरआरबी जेई हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, अभी पेट का पेपर हुआ था आप लोगों का, लेखपाल का हुआ और पूर्वावलोकन सीरीज का। तो हम लोगों ने कुछ इस तरह कंटेंट दिया है अपनी किताबों में। तो जिस तरीके से हमने आपको कंटेंट दिया है पढ़ने के लिए, तो ये हमारा एक नया प्रयास है वीडियो लेक्चर के माध्यम से। और यूपी पुलिस का एक बैच चल रहा है, वैकेंसी आने वाली है, तो उस दिशा में हमारी कोशिश है। तो साइंस के लिए हमें रखा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। दरअसल हमारी आपकी ये पहली मुलाकात है। हालांकि वीडियो ये मेरा 2-3 वीडियो पहले आ चुके हैं, तो वो आप लोगों ने देखे भी होंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूं। तो फिर चीज़ों को आगे शुरू करते हैं, क्योंकि आप किससे पढ़ रहे हैं ये जानना ज़रूरी है। वो आपको पढ़ा पाएगा कि नहीं पढ़ा पाएगा, वो किस स्तर तक जा पाएगा या उसकी पहुँच कहाँ तक है, इस बारे में। तो नाम मेरा आप लोग जानते हैं, अमित शुक्ला, और मैंने बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग से। और मेरा सब्जेक्ट जो है वो साइंस और मैथ है। तो साइंस के साथ मैं आप लोगों के साथ डील करूँगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने यूपीएसआई 2016, युवा कल्याण अधिकारी, लेखपाल, वीडियो समेत तकरीबन 11 परीक्षाएं मैंने पास की हैं। तो और लगभग 7 साल का पढ़ने और पढ़ाने दोनों का अनुभव है। तो कहाँ से क्या आता है क्या नहीं आता है, हम बहुत सारी उलझुल चीज़ें पढ़ते चले जाएं, उससे मतलब नहीं है कि हम मोटी मोटी किताबें उठा लें, पीसीएस की उठा लें, आईएएस की उठा लें। तो हमें पुलिस के लिए या कुछ अन्य परीक्षाओं के लिए कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, कैसे करना है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड लेके चलना है कि हम जो कुछ पढ़ें वो हमारा कम समय में तैयार हो और हम क्वेश्चन को कर सकें। तो यूपीएसआई 2016 में क्वेश्चन कहाँ से आए थे? पुलिस का लगभग एक ही तरीके का पैटर्न होता है, चाहे वो सिपाही का बैच हो या आरआरबी का हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो, भी आपका लेखपाल का पेपर आने वाला है। तो ये बैच और ये जो साइंस का पोर्शन है, साइंस में ज़्यादातर पोर्शन आपका बायोलॉजी कवर करती है। तो इसीलिए हम ये शुरुआत बायोलॉजी से या जीव विज्ञान से कर रहे हैं। तो इसमें आपका कौन कौन सी परीक्षाएँ कवर हो जाएंगी? सबसे पहले तो पुलिस का एग्ज़ाम इससे कवर हो जाएगा। आप एसआई दीजिए, लेखपाल वाले उनके लिए भी ये बहुत सूटेबल बैच रहेगा। यूपी ट्रिपल एससी का कोई और एग्ज़ाम रहेगा, आरआरबी हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो या आरआरबी ग्रुप डी। ये एक मेरा दावा है, मेरा अनुभव है कि जो मैं पढ़ाऊंगा इसके बाहर का एक प्रश्न आपको किसी भी पेपर में नहीं मिलेगा। जो कुछ आएगा पेपर में यहीं से आएगा। जितना कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एकदम सेलेक्टेड कंटेंट होगा। तो भरोसा बनाए रखिए, वो यकीन बनाए रखिए, और वो शुरुआत हम लोग करते हैं। तो उलझुल चीज़ें पढ़ने से अच्छा सीधा हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो इस पे जितना भी वनडे एग्ज़ाम है, वनडे छोड़िए, आप पीसीएस लोअर तक में इनके क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो ये तो थी मेरे बारे में बात। अब शुरुआत करते हैं। साइंस में हम लोग जीव विज्ञान को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जीव विज्ञान होता क्या है। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग या सबसे पहले ये नाम किसने दिया? तो सबसे पहला ये नाम हमारा दिया लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। लैमार्क एंड जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया, और ये जर्मन के साइंटिस्ट थे। जर्मन वैज्ञानिक लैमार्क और ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है? जीव विज्ञान का अर्थ होता है कि जीवधारियों का अध्ययन। हम जीवधारियों के बारे में पढ़ते हैं तो उसे हम जीव विज्ञान बोलते हैं।
अब इसमें पहला क्वेश्चन जीव विज्ञान के बारे में क्या आएगा, ये परीक्षा में नहीं पूछेगा जीव विज्ञान किसे कहते हैं, आपने कह दिया जीवधारियों का अध्ययन। इसमें क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहला प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक, तो एक क्वेश्चन तो आपका ये तैयार हो गया कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था, और ये जर्मन के थे। जीव विज्ञान शब्द का क्या अर्थ है, जीवधारियों का अध्ययन। अब जीव विज्ञान शब्द जो है, यह बायोलॉजी शब्द जो है, बायोलॉजी शब्द आपका बायो प्लस लोगोस दो शब्द से मिलकर बना है। बायो का क्या अर्थ होता है, जीवन, और लोगोस का अर्थ है टू स्टडी या अध्ययन करना। मतलब जीवन का अध्ययन जो है वो बायोलॉजी है। ठीक, तो हमको ये समझ में आ गया कि बायोलॉजी क्या है, जीवधारियों का अध्ययन है। हम जीवधारियों के बारे में ऊपर से अध्ययन करेंगे, नॉर्मल अध्ययन करेंगे, उतना अध्ययन करेंगे जितना हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो इस पे सबसे पहला प्रश्न क्या है, सबसे पहला प्रश्न है जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग। तो सबसे पहला प्रयोग जो किया गया था वो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आता है कि भारत में या कुछ और देशों में भी जीव विज्ञान के शब्द में, जीव विज्ञान में काफ़ी खोजें हुई, लगातार खोजें चल रही हैं, और खैर वो तो दूसरी बात हो गई। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान जो था, जीव विज्ञान के बारे में एक क्रमबद्ध स्टडी या डिटेल में स्टडी, एक सीरियल से स्टडी की शुरुआत कहाँ से की गई। तो जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ अरस्तु के कार्यकाल में, या अरस्तु के समय। अरस्तु को से हम लोग काफ़ी परिचित हैं। तो अरस्तु के समय जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ। इसलिए अरस्तु को, दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न क्या है कि क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास हुआ, इसलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, और दूसरी चीज इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। तो अरस्तु के बारे में दो प्रश्न हमारे तैयार हो गए। सबसे पहला कि फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं, तो जीव विज्ञान के जनक हम लोग बोलते हैं अरस्तु को। अब जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान में भाई वनस्पति में भी जीवन है, मनुष्य में भी जीवन है। तो बायोलॉजी के तो हमने पिता या पितामह अरस्तु को बोल दिया। दूसरा फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। ठीक, तो ये तीन प्रश्न हमारे तैयार हुए जीव विज्ञान से, जो वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया। दूसरा प्रश्न है कि जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास किसके समय में हुआ, तो अरस्तु के समय में हुआ। तीसरा प्रश्न आता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ जूलॉजी जंतु विज्ञान, देखिए इसे कंफ्यूज नहीं होना है। फादर ऑफ बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, और फादर ऑफ जूलॉजी जंतु विज्ञान। ठीक, बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के पितामह किसको कहा गया, अरस्तु को कहा गया। ठीक, फिर अगला सवाल आता है कि जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे किया गया। जीवधारियों का वर्गीकरण जो हुआ,
अरस्तु के अनुसार जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया। क्या क्या बांटा गया? एक तो जंतु समूह रखा गया जिसमें हम हैं, जानवर हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं और भी चीज़ें, जिन जिन जीवधारियों में जीवन है तो उनको जंतु समूह बोला गया, जिसमें मनुष्य और जानवर दोनों को इंक्लूड किया गया। दूसरा अरस्तु ने क्या कैटेगराइज किया, क्या क्लासिफाई किया? तो दूसरा जो थे वो वनस्पति समूह था। तो अरस्तु ने जंतु समूह और वनस्पति समूह में इनको बांटा था। जीवधारियों का वर्गीकरण अरस्तु के अनुसार हुआ। एक अगला क्वेश्चन आता है वनस्पति विज्ञान के बारे में। तो वनस्पति विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, पूछा जा भी रहा है, कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं जूलॉजी और बॉटनी। तो ये हमारे कितने प्रश्न तैयार हुए? सबसे पहला प्रश्न हमारा तैयार हुआ फादर ऑफ बायोलॉजी या जीव विज्ञान का पिता अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु। तीसरा क्वेश्चन वनस्पति विज्ञान के जनक या वनस्पति विज्ञान के पितामह जन्मदाता फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये तो चीज़ें हुई इनके बारे में, फिर एक सवाल आया हमारे दिमाग में कि इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी जनजातियां हैं, इतनी प्रजातियां हैं, अगर हमें सबके बारे में अध्ययन करना है, मान के चलिए कि हमारे आसपास बहुत सारे जीवधारी हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, हम हैं, शेर है, चीता है, तो हमको सबके बारे में अध्ययन करना है कि किसके अंदर कौन सा गुण है, कौन सा नहीं है। तो हमें उसका अध्ययन हम कैसे कर सकते हैं? या तो इंडिविजुअल हम एक एक आदमी को लेकर के चलें, एक एक जीव को लेकर के चलें, तो वो संभव नहीं है कि हम कितने का अध्ययन करेंगे। भाई 125 करोड़ तो हम लोग हैं, हमारे देश में 125 करोड़ आबादी है, तो हम कितने लोगों का अध्ययन करेंगे? तो ये हम लोगों के पहले भी जो हमारे साइंटिस्ट थे या हमारे समाज के लोग थे, उनके सामने ये सवाल आया। तो जो उस समय के साइंटिस्ट थे उन लोगों ने इस दिशा में कोशिश की या नामकरण किया। हमारे घर में ही नामकरण होता है किसी का, तो नामकरण क्यों किया जाता है कि हम स्पेसिफाई कर सकें उस चीज़ को। तो इसके हुआ क्या कि एक साइंटिस्ट हुए हमारे पहले, कैरोलस लीनियस। ठीक, कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने जो जीवधारियों का वर्गीकरण था इसको दो आधार पे किया। सबसे पहला क्या था? पादप जगत, दूसरा था जंतु जगत। ठीक, तो कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण किया गया, जो हमारे जीवधारी थे इनका जो वर्गीकरण किया गया। तो जीव विज्ञान में हम लोग टॉपिक देखते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। ठीक,
तो वर्गीकी की जो शुरुआत की गई या टैक्सोनॉमी की शुरुआत की गई, तो उसमें कैरोलस लीनियस का योगदान बहुत बड़ा है। इन्होंने ही इस चीज़ की शुरुआत की, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। आधुनिक वर्गीकी का पिता कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने 2 भागों में संपूर्ण जीवधारियों को या जिनमें जीवन होता है उनको बांटा। पहला किस में बांटा? पादप में, दूसरा जंतु जगत में। अरस्तु का भी काम कुछ लगभग ऐसा ही था, पादप और जंतु जगत में। तो कैरोलस लीनियस ठीक। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसको बोलते हैं? कैरोलस लीनियस को बोलते हैं। इन्होंने पादप और जंतु जगत में शुरुआत की। तो हमारे कौन कौन से क्वेश्चन तैयार हो गए? सबसे पहला, जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। वर्गीकी या टैक्सोनॉमी या जो नामकरण था मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकी का पिता कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने 2 भागों में बांटा, जंतु जगत और पादप जगत। फिर अगला सवाल हमारा आ जाता है कि ये जो कैरोलस लीनियस ने फिर द्विनाम पद्धति आई। जैसे हमें किसी भी जीव का या किसी भी प्रजाति का वर्गीकरण करना है तो उसके लिए क्या किया गया? द्विनाम पद्धति के लिए सबसे पहले वंश का नाम। द्विनाम पद्धति क्या थी? ये सब टैक्सोनॉमी के पार्ट हैं। द्विनाम पद्धति में हुआ कि जैसे हमें किसी प्रजाति को कैटेगराइज करना है तो उस कैटेगरी को कैटेगराइज करने के लिए किस तरीके से लिखा गया? सबसे पहले वंश का नाम, फिर जाति का नाम और फिर खोजकर्ता वैज्ञानिक। ठीक। तो टैक्सोनॉमी या वर्गीकी में द्विनाम पद्धति में क्या था? वंश का नाम था, फिर जाति का नाम था, फिर खोजकर्ता वैज्ञानिक जिसने इस वंश की खोज की या इस जाति की खोज की। तो उदाहरण के लिए जैसे मानव का नाम क्या होता है? मानव का नाम हम लोग जानते हैं, मानव का साइंटिफिक नेम जिसको बोलते हैं, जो द्विनाम पद्धति के द्वारा हुआ था। मानव का नाम रखा गया होमो सैपियंस लिन। लिन कौन थे? लिन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की। और होमो सैपियंस, होमो इस वंश का नाम था मनुष्य के, सैपियंस इसकी जाति थी, और लिन जिस वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। तो वंश का नाम, जाति का नाम, ये तो हमारा हुआ द्विनाम पद्धति। इसको मिटा देते हैं। ठीक। तो कैरोलस लीनियस के बारे में बात हुई। कैरोलस लीनियस फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी, आधुनिक वर्गीकी के पिता कहे जाते हैं। इसके बाद आया, ये तो द्विनाम पद्धति थी, फिर ये जो सारे जीवधारी हैं इनका एक वर्गीकरण और किया गया। वो वर्गीकरण किसने किया भाई? इसमें भी कुछ दोष पाए गए जिसके कारण से इसको पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं किया गया, तो ये बहुत लंबी हो जाती थी
और कितने वैज्ञानिक आएंगे, किस किस को खोजेंगे, तो कई सारी दिक्कतें आईं, तो इसको हटा दिया गया। फिर इनका आर.एच. व्हिटेकर एक साइंटिस्ट हुए। आर.एच. व्हिटेकर ने जीवधारियों का एक वर्गीकरण किया जिसको 5 जगत वर्गीकरण के नाम से बोला जाता है। तो 5 जगत वर्गीकरण आर.एच. व्हिटेकर ने किया था। किसने किया था? व्हिटेकर ने क्या किया था? 5 जगत वर्गीकरण किया था। मतलब इसने सारे जीवधारियों को 5 पार्ट में बांट दिया था। पांच जगत वर्गीकरण। तो सबसे पहला कौन सा था? पहला हम लोग लिखते हैं मोनेरा। 5 जगत वर्गीकरण का सबसे पहला था हमारा मोनेरा। मोनेरा में क्या थे कि सारे प्रोकैरियोटिक जीव थे। अभी हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कोशिकाएं 2 तरीके की होती हैं, एक यूकैरियोटिक होती है और एक प्रीकैरियोटिक होती है। तो मोनेरा में सारे प्रीकैरियोटिक जीव शामिल किए गए। प्रीकैरियोटिक का मतलब जिसमें केंद्रक पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है। तो ये बात की चीज़ है, सेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो मोनेरा में क्या था कि सभी प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया था। मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया। मोनेरा के बाद अगला आया प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में किसको शामिल किया गया? सारे यूकैरियोटिक जीवों को शामिल किया गया। उसके अगला फिर है हमारा पादप। जिसको हम लोग प्लांट बोलते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 5 जगत वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ कि व्हिटेकर ने संपूर्ण जीवधारियों को 5 पार्ट में बांट दिया, उनका अलग अलग अध्ययन करने के लिए। तो सबसे पहला बांटा मोनेरा, प्रोटिस्टा और फिर पादप, और चौथा बांटा मोनेरा, प्रोटिस्ट, कवक, जिनको हम लोग बोलते हैं फंगस। चौथा कवक और 5वां जो बांटा वो जंतु, जो हम लोग हैं, या एनिमल। ठीक। तो व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया। सबसे पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगस या कवक और जंतु। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस यही पूछेगा कि 5 जगत वर्गीकरण किसने किया? तो आर.एच. व्हिटेकर ने। आर.एच. व्हिटेकर का नाम 5 जगत वर्गीकरण में आर.एच. व्हिटेकर, इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण किया। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुछ आपको नाम दे देगा कि इसमें कौन सा नाम जो है वो व्हिटेकर द्वारा नहीं दिया गया। तो इस बस आपको हेडिंग याद होनी चाहिए कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट या पादप, कवक और एनिमल। इनके अलावा ये 5 नाम व्हिटेकर के द्वारा दिए गए। इसके अंदर क्या है क्या नहीं वो चीज़ें आगे देखेंगे, और क्वेश्चन इतने से ही आएगा, इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। ये हुआ खत्म। तो हमने ये सब जान लिया जीव विज्ञान के बारे में, क्या क्या जाना। सबसे पहला, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन अरस्तु के कार्यकाल में शुरू हुआ। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और इनका अध्ययन करने के लिए टैक्सोनॉमी या वर्गीकी की शुरुआत हुई।
सबसे पहला प्रयोग इस दिशा में कई लोगों ने किया, लेकिन कैरोलस लीनियस का और आर.एच. व्हिटेकर का योगदान इसमें सराहनीय है। कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति दी, आर.एच. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण किया या संपूर्ण जीवधारियों को 5 पार्ट में अध्ययन की सुविधा के लिए बांट दिया। और एक अगला क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान की या जंतु विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा है चिकित्सा शास्त्र। एक क्वेश्चन इससे भी बनता है, चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र क्या है? ये एक तरीके से जीव विज्ञान का बहुत उन्नत रूप है जो अभी हम लोगों के सामने आया। हर देश में अपनी अपनी नई नई चिकित्सा पद्धति प्रचलित रही। चीन में चीनी पद्धति से इलाज होता रहा, और जैसे होम्योपैथी भी एक तरीके से काफ़ी मॉडर्न है, बहुत बाद में आई, हैनीमैन के समय से आई। जर्मन में कुछ अलग तरीके की होम्योपैथी चलती है, तिब्बत में कुछ अलग तरीके से इलाज करते हैं, हमारे यहाँ आदिवासी लोग कुछ अलग तरीके से इलाज करते हैं, हमारे ऋषि मुनि आयुर्वेद के हिसाब से कुछ अलग तरीके से इलाज करते थे। तो ये सब जो आया ये जीव विज्ञान के जरिए ही आया। अब इस समय जो चिकित्सा शास्त्र है वो मान के चलिए एलोपैथी चल रही है, जिसमें हम लोगों का इलाज हो रहा है। अपने देश में काफ़ी लोग, अपने देश में क्या पूरे विश्व में लोकप्रिय है एलोपैथी चिकित्सा शास्त्र। तो इनके पितामह या इनके जनक किसको कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को, चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। ठीक है, अब इतना क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। जो पेपर में आने लायक चीज़ें हैं वो सिर्फ इतनी है कि जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग लैमार्क और ट्रेविरेनस ने, जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का या बॉटनी का पिता थियोफ्रेस्टस, और चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। जीवधारियों का जो टैक्सोनॉमी थी, वर्गीकरण था, पहले वैज्ञानिक कैरोलस लीनियस जिन्होंने द्विनाम पद्धति दी, आर.एच. व्हिटेकर जिन्होंने 5 जगत वर्गीकरण किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगस और एनिमल। तो इतनी चीज़ें हमें तैयार हो गई। अब आते हैं जीव विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में बात करते हैं। तो जीव विज्ञान जो था वो बहुत बड़ा था, इसमें बहुत सारी चीज़ें थीं। तो जीव विज्ञान को कई शाखाओं में बांटा गया। तो जीव विज्ञान की जितनी शाखाएं हैं उनमें कई शाखाओं में उनके पितामह रहे, उस बारे में कि किन किन वैज्ञानिकों का या किन किन लोगों का जीव विज्ञान की संबंधित शाखाओं में या उनका योगदान सराहनीय रहा या जिन्होंने उस दिशा में प्रयास किया। तो उस पर सबसे पहला आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान किसने शुरू किया? अरस्तु ने शुरू किया। तो हम जीव विज्ञान के पिता किसको बोल सकते हैं? अरस्तु को बोल सकते हैं। दूसरा आता है वनस्पति, थियोफ्रेस्टस को। एक जीवाश्मिकी, इस तो आप लोग देख चुके हैं, जीव विज्ञान की एक शाखा है जीवाश्मिकी। जीवाश्मिकी का जो जनक हैं वो हैं लियोनार्डो दा विंसी। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि जीवाश्मिकी के जनक लियोनार्डो दा विंसी। अगला है, अच्छा सॉरी यहाँ पर जीवाश्मिकी नहीं है, इसको इस बारे में बाद में बात करेंगे। कुछ जगहों पर इसको हटा दीजिए आप लोग, सॉरी इसके लिए। चलिए
एक अलग विधाई इम्यूनोलॉजी, जीव विज्ञान की एक शाखा है इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी। प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी के जनक कौन हैं? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। प्रतिरक्षा, अब इम्यूनोलॉजी होती क्या है? जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारी रोगों से सुरक्षा करने वाला जो हमारे शरीर में तंत्र है, कि हमारे शरीर पे अगर किसी बाह्य रोगाणु का, बैक्टीरिया का, फंगस का, वायरस का किसी का भी आक्रमण होता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए खुद को तैयार करता है। तो इम्यूनोलॉजी में क्या है कि भी बहुत शोध होना बाकी है, बहुत कुछ चल रहा है। पूरा कोरोना इम्यून सिस्टम पे ही डिपेंड था, आप लोगों ने देखा भी। तो इम्यूनोलॉजी के जो जनक थे वो कौन थे? एडवर्ड जेनर थे। जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है इसके बारे में जो स्टडी की वो एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, इन्होंने इसकी शुरुआत की। बाकी आगे चल के तो इम्यूनोलॉजी अब तो काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी रिसर्च इसमें हो चुका है। अस्पतालों में भी इम्यूनोलॉजी डिपार्टमेंट स्थापित किए जा चुके हैं। कई सारी बीमारियां भी इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड हैं। जैसे कि इस वक्त नई एज के लड़कों में गठिया हो जा रहा है 20 से 40 साल तक के, तो लोग उसको पूरा कहते हैं कि इतनी जल्दी कैसे गठिया हो गया, इतनी उम्र नहीं है, ये है वो है। तो वो दिक्कत किसकी है? इम्यूनोलॉजी की है, प्रतिरक्षा विज्ञान। तो इसका जो इलाज है वो हड्डी रोग वाले डॉक्टर नहीं करते। कौन करता है? जो इम्यूनोलॉजिस्ट होते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान। तो इस पे भी कई सारी ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं जिसमें हमारा शरीर ही हमारी कोशिकाओं पे हमला करने लगता है, वो गड़बड़ हो जाता है, तो हमारा इम्यून सिस्टम अपोजिट काम करने लगता है। तो ये सब इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड है, प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान के बाद अगला आता है हमारा सुजनिकी। सुजनिकी या इयोजेनिक्स, इसलिए क्या होता है? ये एक जीन इंजीनियरिंग का पार्ट है। जैसे कि किसी एक पीढ़ी में कुछ दिक्कतें हैं तो अगली पीढ़ी में वो लक्षण ना जाए, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, कैसे उसको काबू कर सकते हैं। तो जो रेशियल क्वालिटीज़ होती हैं या जो हमारी पहले की पीढ़ी में कोई बीमारी रही है, कुछ रहा है, तो अगली पीढ़ी में वो चीज़ ट्रांसफ़र ना हो, उसके बारे में अध्ययन सुजनिकी में किया जाता है या इयोजेनिक्स में किया जाता है। तो सुजनिकी के जो जनक थे वो कौन थे? एम गाल्टन। सुजनिकी के जो जनक थे वो एम गाल्टन थे। ठीक, फिर अगला आता है उत्परिवर्तनवाद। इसके बारे में हम लोग जैव विकास चैप्टर में पढ़ेंगे। उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद के जनक कौन हैं? ह्यूगो डी ब्रीज। उत्परिवर्तनवाद के जनक ह्यूगो डी ब्रीज। उत्परिवर्तनवाद के बारे में जैव विकास चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें आएगा डार्विन वगैरह में। फिर कवक विज्ञान। कवक विज्ञान के जनक कौन होते हैं?
कवक विज्ञान या फंगस के बारे में जो जानकारी होती है, इनके जनक कौन है? माइकेली। कवक विज्ञान के जनक माइकेली हुए। और जीवाणु विज्ञान, जिसको हम लोग बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, जीवाणु विज्ञान, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक, तो कवक विज्ञान माइकेली, जीवाणु विज्ञान ल्यूवेनहॉक। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है कि अब जीव विज्ञान के बारे में हमने जाना, जीव विज्ञान की कई सारी शाखाओं के बारे में जाना। शाखाओं के बारे में ज़्यादातर चीज़ें हमें नाम से क्लियर हो जाएंगी, और जो क्वेश्चन आएगा वो इन शाखाओं के पितामह के बारे में ही आएगा, या इन शाखाओं के पिता या इन शाखाओं के जनक किनको कहा जाता है, उन्हीं के बारे में आएगा। फिर एक नई है माइक्रोबायोलॉजी, जिस पे लोग आजकल MSc वगैरह कर रहे हैं, PhD कर रहे हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन हैं, या माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन हैं? लुई पाश्चर। इनके जनक कौन हैं? लुई पाश्चर। तो कवक विज्ञान के जनक माइकेली, जीवाणु विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक माइक्रोलॉजी लुई पाश्चर। सूक्ष्म जीव विज्ञान में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, वायरस के बारे में पढ़ते हैं, और कई चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो एक ओवरव्यू जितना हमने पढ़ा उसका ले लेते हैं। जो क्वेश्चन आने वाली चीज़ें हैं वो क्या हैं? तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा जीव विज्ञान क्या होता है। जीवधारियों के अध्ययन को हम जीव विज्ञान बोलते हैं। जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग किसने किया, या जीव विज्ञान शब्द को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, कौन लाया? लेमार्क और ट्रेविरेनस लाए। जीव विज्ञान शब्द का या जीव विज्ञान का क्रमबद्ध ज्ञान की शुरुआत कब हुई? अरस्तू के समय में हुई। अरस्तू को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का पिता कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर अगला है कि किस तरीके से संपूर्ण जीवधारियों को बांटा गया, टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। तो कैरोलस लिनियस ने आधुनिक वर्गीकरण की नींव रखी। अरस्तू के समय भी प्रयास हुआ, अरस्तू ने भी पादप और जंतु दो जगत में बांट दिया। तो वर्गीकरण या वर्गीकी दो पार्ट में की गई, या मॉडर्न टैक्सोनॉमी। पहला द्विजगत वर्गीकरण और दूसरा पांच जगत वर्गीकरण। पांच जगत में मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगस, एनिमल। द्विजगत में पहले वंश का नाम, जाति का नाम, फिर उनके खोजकर्ता वैज्ञानिक का नाम। तो उसी तरीके से मानव का नाम होमो सेपियंस लिन। इसी तरह कई सारे हैं, मेढक का, कुत्ते का, बिल्ली का, वो चीज़ें आपको बाद में दे दिया जाएगा। फिर जीव विज्ञान की कुछ शाखाएँ रहीं, जैसे कि जीव विज्ञान खुद थी, अरस्तू थे। वनस्पति विज्ञान के थियोफ्रेस्टस थे, और सुजनिकी, इयोजेनिक्स, एम गाल्टन थे। प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर थे। आनुवांशिकी, जो मटर वटर का प्रयोग हम लोग पढ़ते हैं, उस पर पढ़ेंगे, तो उस पर जो आनुवांशिकी चैप्टर पढ़ेंगे तब बात करेंगे। ऐसे आनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल थे। कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक थे। कवक विज्ञान माइकेली। उत्परिवर्तनवाद ह्यूगो डी ब्रिज। जीवाणु विज्ञान एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सूक्ष्म जीव विज्ञान या माइक्रोबायोलॉजी लुईस पाश्चर। तो इतना हमने पढ़ा, इतना रिवाइज कर लेते हैं। अब अगले दिन मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।